Seed production in case of paddy or rice. So before take up this seed production, principles of seed production, in particular in the paddy crop. So some prerequisite for the seed production also there. Means seed production से पहले हम लोगों के पास क्या नॉलेज होना चाहिए, वो हमें एक बार थोड़ा देखना होगा कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है बिफोर seed production we have to start. So let us see. First of all, we have to check that floral biology. सबसे पहले हम लोग को फ्लोरल बायोलॉजी देखना पड़ता है। अगर हम किसी क्रॉप का अगर हम सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो ये लगभग 9 से 10 पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान रखना होता है। कोई भी अगर सीड इंडस्ट्री वर्क कर रही है या फिर कोई इंडिविजुअल सीड ग्रोअर है अगर वो कर रहे हैं तो उनको ये सारा जो फैक्टर्स है अराउंड 9 to 10 फैक्टर्स इनको ध्यान में रखना होता है। और उसमें सबसे पहले एक फ्लोरल बायोलॉजी है। तो जैसे अगर हम सीड इंडस्ट्री की बात करें तो सीड इंडस्ट्री में भी अलग अलग विंग होता है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है, एक अलग होता है जिनका काम वेराइटी रिलीज नोटिफिकेशन एंड जो भी रिसर्च का प्रोग्राम है उनको वो देखना होता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल एक प्रोडक्शन विंग होता है जिसको सिर्फ प्रोडक्शन का काम देखना होता है। ठीक है, उसी प्रोडक्शन का वर्क देखते हैं, उनको सारा जो टेक्निक्स है सारा रिकमेंडेशन उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग से मिलता है और वो सिर्फ प्रोडक्शन का वर्क देखते हैं। और थर्ड होता है आपका मार्केटिंग, जिसको सिर्फ मार्केटिंग का वर्क देखना है। ओवरऑल जो है मार्केटिंग सीट का कहाँ डिमांड है, कितना रिक्वायरमेंट है और कैसे उसको स्टॉक को फुलफिल करना है, कैसे सप्लाई करना है, क्या ट्रांसपोर्ट होगा, मीन्स उनको मार्केटिंग एस्पेक्ट सीट का देखना होता है। सो पब्लिक सेक्टर में जैसे है उनको भी इस तरह से वर्क करना होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अलग सेक्टर है, वो अपना वैरायटी का डेवलपमेंट नोटिफिकेशन का वर्क करते हैं। प्रोडक्शन अलग अलग सेक्टर है, वो अलग उसका डील किया जाता है। एंड मार्केटिंग भी लगभग वही डील करते हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन का काम देखते हैं। इन सब इंस्टीट्यूट मार्केटिंग का विंग अलग है, इवन के सीड प्रोडक्शन और ये तीनों विंग अलग अलग बनाया गया है। एंड कम टू द तो उसमें आप हमें ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द फ्लोरल बायोलॉजी। जैसे अगर आप हम राइस की बात कर रहे हैं तो किस तरह का फ्लोरल बायोलॉजी है उसमें, कि कितने नंबर ऑफ स्टैमेंस है, फ्लावर किस तरह का है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, किस तरह का फ्लावर है। देन उसमें पॉलिनेशन किस तरह का है, मे बी सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है या फिर एपोमिक्टिक प्लांट है। और कुछ अगर इसमें पॉलिनेशन अगर है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो पॉलिनेटर किस तरह का, मे बी अगर विंड पॉलिनेटेड है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है या फिर वाटर से पॉलिनेटेड है, किस तरह से पॉलिनेशन उसमें हो रहा है। तीन फर्टिलाइजेशन है, मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन है और फर्टिलाइजेशन में कोई खास अगर कोई इशू है तो वो सब फ्लोरल बायोलॉजी का पार्ट है। वी हैव टू टेक of all the concept which is already developed. So फ्लोर बायोलॉजी से हम लोगों को पूरा एक आइडिया होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी क्रॉप में हम सीड प्रोडक्शन का वर्क कर रहे हैं तो। देन सेकंड वन इज सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। तो ये भी हमें जैसे फर्टिलाइजेशन है तो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है, जो आप लोग सब लोग 10+2 में पढ़े होंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है। देन उसके बाद जो है सीड का फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद अगर पॉलन जो है स्टिग्मा पे सेटल्ड होना, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब का ग्रो होना, फिर पॉलन ट्यूब का ग्रो करके माइक्रोपाइलर रीजन तक पहुंचना, फिर फर्टिलाइजेशन होना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें दो तरह का है, एक तो एग से फर्टिलाइजेशन हो गया, दूसरा जो है आपका पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन होता है। तो पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन होने का इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना है और अगर एक से फर्टिलाइज होता है तो जायगोट का बनना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो पार्ट है जो आपका सीड डेवलपमेंट का है। एंड देन उसके बाद जो है जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद फर्दर यही वर्क होता है कि जो एंडोस्पर्म है उसका काम होता है कि सीड को स्टोर करना, सो दैट कि फ्यूचर जो एम्ब्रियो है, मिनिएचर जो एम्ब्रियो है, वो फर्दर जब सीड में डेवलपमेंट फर्दर जब उसको ग्रो किया जाए तो वो उस स्टोरेज को यूज कर सके फॉर द जर्मिनेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट इन द फील्ड।
ठीक है। तो कुछ क्रॉप में ये एंडोस्पर्म एज इट इज मेंटेन हो जाता है, और कुछ क्रॉप में एंडोस्पर्म कन्वर्ट होता है कॉटिलेडन में। जैसे अगर डाइकॉट है, डाइकॉट में आपको क्लियर कट कॉटिलेडन मिलता है, तो उसमें वहां पे आपको, जैसे अगर चिकपी का है, चने का जो बीज है, या अगर इसका मूंग का बीज है, इसमें आपको कॉटिलेडन क्लियर कट मिल रहा है, 2 कॉटिलेडन है वो दिखाई देता है। ठीक है। तो इंडोस्पर्म के बाद ही कॉटिलेडन का डेवलपमेंट होता है। तो ये फर्दर उसका पार्ट है। फिर उसका फोटोसिंथेसिस का एक्यूमुलेशन है, फिर उसके बाद जो है फर्दर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है, उसके बाद फिर फर्दर ड्राइंग है, ड्राइंग होने का फर्दर हार्वेस्टिंग है। तो these are all comes under the seed development and maturation. ठीक है। then come to the types of cultivar. हम किस तरह का कल्टीवर जो है यूज करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ कल्टीवर, यहाँ आई थिंक कि यू ऑल अवेयर दैट की वैरायटी का नाम सब लोगों ने सुना है, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने कोई अपने प्लांट ब्रीडिंग के कोर्स में। हम 4 तरह का कल्टीवर, जनरली 4 तरह के कल्टीवर को हम डिस्कस करते हैं। जनरली सीड प्रोडक्शन का वर्क होता है, जैसे वैरायटी है, सिंथेटिक है, या फिर हाइब्रिड है, या फिर कंपोजिट है। ठीक है। तो अगर इसमें ऐसा है कि कुछ है, जैसे कुछ हाइब्रिड ऐसा भी है जो कि हम सिर्फ प्लांट प्रोपोगेशन जो है वो हम सीड से नहीं करके, हम जैसे रनर है या कटिंग है या इन सब से करते हैं, जो कि आपका एसेक्सुअल, जो कि आपका वेजिटेबली प्रोपोगेटेड पार्ट होता है, उससे हम लोग यूज करते हैं। जनरली हो सकता है मतलब सीड का हम इस्तेमाल नहीं करते हो, लाइक इन केस ऑफ शुगर केन। ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक है, सॉर्गम में सिंथेटिक का है। देन कंपोजिट आपका मेज में है। सिंथेटिक एंड कंपोजिट एंड हाइब्रिड वैरायटी, दिस ऑल 4 आर अवेलेबल इन मेज। ठीक है। तो वैरायटी तो हमने क्रॉसिंग करके, जो हाइब्रिडाइजेशन करके, फर्दर इंप्रूवमेंट करके, सेल्फिंग करके हमने वैरायटी डेवलप कर लिया। फर्दर जो है उसके बाद अगर हमको सिंथेटिक करना है, तो आपको जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के आधार पे प्लांट को मतलब लाइन को सेलेक्ट करना पड़ता है, उनको क्रॉसिंग करना पड़ता है। क्रॉसिंग करने के बाद हम सिंथेटिक का डेवलपमेंट करते हैं। इन केस ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड है जो हम डेवलपमेंट करते हैं, उसमें हमें 2 डिसिमिलर प्लांट होता है, बेस्ड ऑन द हेट्रोसिस पे हम जो है हाइब्रिड को मतलब ये क्रॉसिंग करके डेवलप करते हैं, और ये F1 होता है। फर्दर हम इसको आगे जो है सेल्फिंग करके मेंटेन नहीं कर सकते, और फार्मर को एवरी ईयर जो है हाइब्रिड का सीड परचेज करना होता है। बट इन केस ऑफ कंपोजिट, कंपोजिट में ये कि अगर 5 से 7 लाइंस आपको बहुत अच्छे दिख रहे हैं फील्ड में, हम उनको कंबाइन करके और एक वैरायटी जो है इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिट हम रिलीज कर लेते हैं, लाइंस को लेकर के। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिज्म प्रमोट्स सेल्फ पॉलिनेशन। हम आगे के स्लाइड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देन मैकेनिज्म प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। देन ब्रीडिंग मेथड कौन सा है, जैसे ब्रीडिंग मेथड कोई भी मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो उस क्रॉप में किस तरह का ब्रीडिंग मेथड यूज किया गया है, ये भी सीड प्रोडक्शन एजेंसी को पता होना चाहिए। देन सीड एक्ट एंड अदर रेलिवेंट रेगुलेशन इंडिया, उस समय आपका जो सीड एक्ट है, जो भी अभी जैसे फिलहाल प्रेजेंट में अभी सीड एक्ट 1966 चल रहा है, जिसको हम लोग मतलब अपकमिंग क्लास में इसको हम लोग फुल लेंथ में डिस्कस करेंगे, एक्ट में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद अदर रेलिवेंट रेगुलेशन, जैसे आपका सीड कंट्रोल ऑर्डर है 1983 है, एक्जिम पॉलिसी है, देन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, देन उसके बाद PPBR-FR एक्ट जो प्लांट ब्रीडर राइट है वो है। ठीक है। तो कई समय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कई एक्ट है जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है जो सीड प्रोडक्शन में, जो कि इसके सीड प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। देन कम टू द रिलीज एंड नोटिफिकेशन ऑफ वेराइटीज। तो अगर वैरायटी आपका जैसे रिलीज है या नोटिफिकेशन है, तो पर्टिकुलर वैरायटी अगर सिर्फ रिलीज हो गया है तो उससे मतलब नहीं है, फर्दर उसका नोटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है फर्दर सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम फ्रॉम द ब्रीडर से फाउंडेशन एंड फाउंडेशन टू सर्टिफाइड सीड। तो ये भी आइडिया होना चाहिए कि वैरायटी का नोटिफिकेशन कब हुआ है, क्योंकि अभी आजकल एक राइडर लगाया गया है कि सीड प्रोडक्शन का वर्क जो है अभी फिलहाल जो 10 ईयर से जो ओल्ड वैरायटी है, 10 ईयर से ज़्यादा अगर वैरायटी अगर उससे पहले अगर रिलीज नोटिफाई हुई है, तो उसको अभी ड्रॉप करना है, उसको ज़्यादा अभी इस पर फोकस नहीं करना है। जो 10 ईयर्स के अंदर है
उसी को ज़्यादा पिकअप करना है और उसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो अभी फिलहाल ये चल रहा है। देन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, अगर कोई सरकारी कोई जैसे प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट का कोई स्कीम है जो उस समय जो है पर्टिकुलर सीड प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट है, जैसे सब्सिडाइज कोई स्कीम है या अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन का कोई स्कीम आया है तो वो भी ध्यान में रखना है। एंड देन कम टू द इंटरनेशनल रेगुलेशन। अगर कोई इंटरनेशनल रेगुलेशन है, जैसे WTO का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनका, क्योंकि अगर आपको सी ट्रेड अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर करना है तो वो रेगुलेशन हमें पता होना चाहिए। जैसे WTO का है, फिर आपका ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। देन उसके बाद फिर आपका जो ये है अदर रेगुलेशन है, जैसे OECD सीडी स्कीम्स है। तो ये कई रेगुलेशन है जो कि रेगुलेट होते हैं पर्टिकुलरली सीड के लिए। तो इन सब सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। सो मैकेनिज्म प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रमोट करता है, जैसे जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को जो सपोर्ट कर रहा है, किस तरह का मैकेनिज्म अवेलेबल होता है प्लांट में या डिफरेंट क्रॉप्स में या एंजियोस्पर्म में अवेलेबल है, जो कि जो सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं, उसको प्रमोट कर सकता है। तो सबसे पहले तो बाइसेक्सुअलिटी है, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स है। तो फ्लावर किस तरह का है, मे बी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हो सकता है। एज आई टोल्ड कि फ्लोरल बायोलॉजी का बहुत मतलब है इसमें। फ्लावर में भी हो सकता है हर्माफ्रोडाइट है, मे बी इनकम्प्लीट फ्लावर है, मे बी कंप्लीट फ्लावर है, ठीक है। तो मे बी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर अवेलेबल है, जिसमें कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, जो कि आपका उसमें मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन्स है अवेलेबल हैं, तो उस केस में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा क्रॉप। एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम्पल जैसे पैडी में है, धान के केस में है, वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, इसमें मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो एक ही फ्लावर में अवेलेबल है, ठीक है। तो जो फ्लावर है वो फिर इजीली वहाँ क्रॉसिंग हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन होकर के सीड का डेवलपमेंट हो सकता है। देन कम टू द होमोगेमी, अगर दोनों जैसे एंथर्स एंड स्टिग्मा जो अवेलेबल है, अगर एंथर और स्टिग्मा, जो एंथर आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन है और स्टिग्मा फीमेल जो कि आपका ऑर्गन है, अगर दोनों एक साथ अगर मैच्योर होता है, एंथर्स एंड स्टिग्मा अगर एक साथ मैच्योर होता है, तो ये पर्टिकुलर चांसेस ये भी है कि ये क्रॉसिंग होने के मतलब चांसेस होते हैं और ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। क्योंकि अगर दोनों एक साथ मैच्योर हो गया, इट मीन्स ये है कि अगर तभी पॉलन जो है स्टिग्मा पे अगर रिसीव होगा, वो पॉलन ट्यूब का ग्रो होकर के फिर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इन केस ऑफ क्लिस्टोगैमी, अगर क्लिस्टोगैमी है, जैसे फ्लावर कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्रॉप में, जैसे व्हीट में है, बार्ली में है, ओट में है और कुछ ग्रासेज स्पीसीज में भी है, कि फ्लावर जो है वो जो है ओपन ही नहीं होता, ठीक है। फ्लावर नॉट ओपन एट ऑल, तो होता ही नहीं है। क्रॉसिंग हुआ, क्रॉसिंग होकर अंदर ही सीड का डेवलपमेंट हो गया और फिर फर्दर जो ओपन नहीं होता। लेकिन ये 100% भी नहीं है, क्योंकि आप व्हीट का क्रॉप अगर देखेंगे तो इसमें पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर ओपन होता है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, फिर वो बंद हो जाता है, फिर वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बाहर बाहर पॉलन का जो आने का चांस इसमें होता है। अब डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, इरिगेशन फैसिलिटी कैसी दी गई है, इरिगेशन कितना दिया गया है, इस सब पे डिपेंड करता है। देन कम टू द चेस्मोगैमी फ्लावर। चेस्मोगैमी फ्लावर में एज ए रूल ये है कि फ्लावर में पॉलिनेशन होने के बाद जो है वो ओपन होगा। इसमें दोनों में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर ही है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो स्टिग्मा एंड एंथर एंड स्टिग्मा बोथ आर अवेलेबल, ठीक है। तो दोनों अवेलेबल है, लेकिन ये होता है कि इसमें क्रॉसिंग होने के बाद, पॉलिनेशन होने के बाद जो है वो फ्लावर ओपन होता है। एग्जाम्पल इज व्हीट, बार्ली, राइस एंड ओट्स। तो इसमें कुछ में आपका बिल्कुल ही नहीं होता ओपन और कुछ में जो है ओपन होता है। देन कम टू द पोजीशन ऑफ एंथर्स। कुछ ऐसे क्रॉप भी हैं जिसमें कि एंथर जो होता है वो स्टिग्मा को चारों ओर से घेर के रखता है। जो जो उनका पोजीशन होता है इस प्रकार से होता है कि स्टिग्मा का एंथर का जितना लोब्स है, 4 लोब्स है, चारों लोब जो है स्टिग्मा जो होता है उसके चारों ओर घेर करके वो मतलब सेटल्ड होता है। तो इसमें चांसेस होता है कि अगर जैसे ही वो एंथर रिलीज होगा वो स्टिग्मा पे रिसीव हो जाएगा। तो वहां पे भी ये चांसेस है कि वो मैक्सिमम जो है सेल पॉलिनेशन होने के इसमें चांस है।
देन कम टू द आपका नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो उसमें भी कुछ सर्टेन मैकेनिज्म है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है। एंड उसमें सबसे पहले आपका डाइक्लाइनी है। डाइक्लाइनी का मतलब है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक ही सेक्स अवेलेबल होगा, चाहे वो मेल ऑर्गन हो या फीमेल ऑर्गन हो। एग्जाम्पल इज मोनोसियस एंड डायोसियस। मोनोसियस मीन्स एक ही पे दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट लोकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज डायोसियस, मेल एंड फीमेल फ्लावर दो डिफरेंट प्लांट पे अवेलेबल है, ठीक है। एग्जाम्पल है, अगर आपको ध्यान होगा तो मेज ऐसा क्रॉप है जो मोनोसियस है, जो कि एक ही प्लांट पे दो डिफरेंट लोकेशन में आपका, जैसे मेज में है कि दो डिफरेंट लोकेशन में आपको मेल एंड फीमेल फ्लावर है। अगर आप हेड पे लेंगे, टर्मिनल जो पैनिकल है, जो आपका टैसल जिसको बोलते हैं, वो मेल इनफ्लोरेसेंस है, मीन्स मेल फ्लावर है। एंड जो कॉब है, जो एक्सिल में अवेलेबल होता है, तो जो कॉब है उसको हम लोग फीमेल इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, उसमें सारा फीमेल फ्लावर अवेलेबल है, ठीक है। एंड डायोसियस क्रॉप जैसे आपका पपाया में है, डेट पाम में होता है, स्पिनच में है, हेम्प में है, एस्पैरागस में है, और आपका पॉइंटेड गोर्ड में है, जिसको आप लोग परवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है दो डिफरेंट प्लांट पे जो है फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये जो है, इस केस में ऐसा है कि क्रॉस पॉलिनेशन को ही हम मतलब यहाँ पे चांसेस है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। और नेक्स्ट ये होता है आपका डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मीन्स जैसे हमने सेल पॉलिनेशन के प्रमोशन में देखा कि स्टिग्मा और एंथर जो एक ही टाइम पे मैच्योर हो जा रहा है, बट इन केस ऑफ डाइकोगैमी जो होता है, वो स्टिग्मा एंड एंथर जो है वो दो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहा है। और उस केस में क्या है, ये पॉलिनेशन को, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। अगर आपका हार्माफ्रोडाइट स्पीसीज भी है, जैसे एक ही में अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर है, तो भी वहां पे आपको जो है मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करेगा। अगर दो डिफरेंट पे है तो भी है। इन केस ऑफ इसमें टाइप्स हैं आपके, प्रोटोगाइनी एंड प्रोटेंड्री। प्रोटोगाइनी मीन्स गाइनोसियम पहले मैच्योर कर जाता है, जैसे आपका पर्ल मिलेट है बाजरा में। बाजरा में क्या होता है कि आपका जो गाइनोसियम है वो पहले ही मैच्योर हो जाता है, तब एंथर मैच्योर होता है, इन केस ऑफ बाजरा, ठीक है। इन केस ऑफ मेज, मेज में आपको एक और खास कैरेक्टर मिलता है, प्रोटेंड्री मीन्स एंड्रोसियम पहले ही मैच्योर हो जाता है। आप देखेंगे कि टेसल पहले मैच्योर स्टेब्लिश हो जाता है, तब उसके बाद करीब 2 से 3 दिन का गैप होता है, जब इसमें जो कॉब है वो डेवलप होकर के उसमें स्टिग्मा जो है मैच्योर होता है। अराउंड डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे, बट अराउंड 2 to 3 days का डिफरेंस होता है उसमें। Then come to the heterostyling. Heterostyling means अगर स्टाइल्स एंड फीमेल्स फिलामेंट्स अगर फ्लावर में डिफरेंट लेंथ पे हैं, ठीक है, तो उस केस में भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोशन मिलता है। जैसे लिंसिड में है स्टाइल और स्टिग्मा, स्टाइल और आपका जो मतलब ये फिलामेंट है, वो दोनों का लेंथ डिफरेंट है, तो जो क्रॉसिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता, जो सेल्फ पॉलिनेशन है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उस केस में क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही फिर होता है। जस्ट लाइक लिनसीड, जो अलसी का जो आपका तेल होता है, उसमें उस इस तरह का जो मैकेनिज्म प्रेजेंट है। देन कम टू द हार्कोगैमी। कभी कभी कुछ क्रॉप में ऐसा भी होता है, लाइक इन अल्फा अल्फा, कि जो स्टिग्मा और एंथर के बीच एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो एक हाइलिन मेम्ब्रेन होता है जो कि एंथर के चारों ओर घिरा हुआ रहता है। अब इस कारण ये होता है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस नहीं होता, अनटिल अनलेस की जो बम्बल बी है, बम्बल बी जब तक उस मेम्ब्रेन को पंक्चर नहीं करता तब तक उसमें जो है जो आपका वो पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो जब बम्बल भी अगर पॉलिनेशन अगर उसको पंक्चर करने आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो पॉलन लेकर के आएगा, और पॉलन अगर लेके आता है तो फिर वो स्टिग्मा पे रिसीव हो जाएगा और वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। एंड देन एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की।
and second one is male sterility. तो जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, ये इसमें ऐसा होता है, आप लोगों ने ब्रीडिंग के कोर्स में भी पढ़ा होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ऐसा है कि पॉलन इज फर्टाइल, पॉलन जो है आपका फर्टाइल है, लेकिन पॉलन जो है इस कंडीशन में नहीं है कि वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर सके, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइज सेम फ्लावर के स्टिग्मा को अगर वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, देन इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और हम इसका इस्तेमाल जो है वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में करते हैं, ठीक है। और हम इसमें जो दो लाइंस का डेवलपमेंट करते हैं, जिसको हम लोग मेल स्टेराइल लाइन और मेल फर्टाइल लाइन के रूप में क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को ये रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये बहुत तरह की स्पीसीज में है, जैसे आपका ब्रासिका में है, रेडिस में है, निकोशियाना में है, एंड मेनी ग्रासेज स्पीसीज में दो तरह का है, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जो है इफ टाइम परमिट्स है और अगर हमें ऑफलाइन में अगर मदद मिलता है, अगर ऑफलाइन हम क्लास ले पाते हैं, तो हम लोग स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक को अलग से डिस्कस करेंगे कि कैसे स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किस तरह से इसमें है। और अदरवाइज जो है अगर ऑफलाइन नहीं हो सका तो हम लोग ऑनलाइन में ही जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। Then come to the male sterility. मेल स्टेरिलिटी जो है वो आपका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। और इसमें क्या होता है कि जो पॉलन है वो नॉन फंक्शनल है, पॉलन अवेलेबल होता है लेकिन पॉलन जो है अपने ही से फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि पॉलन नॉन फंक्शनल है, ठीक है। और वो अगर पॉलन अगर स्टिग्मा पे रिसीव भी हो जाए, पहुंच भी जाए, तो उसमें पॉलन ट्यूब का ग्रो नहीं होगा। अगर पॉलन ट्यूब का ग्रो हो भी जाता है, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है, अगर पॉलन ट्यूब का ग्रो हो भी जाता है, तो वो आपका ये माइक्रोपाइलर एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह से कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ऐसा मैकेनिज्म दिया गया है जिससे कि वो पॉलन जो है अवेलेबल है बट वो नॉन फंक्शनल है। और इससे क्या होता है कि हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं और हम क्रॉस पॉलिनेशन को जो है प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें तीन तरह का है, जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक। तो इसमें इसका इस्तेमाल जो है हम लोग ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन यूज करते हैं इसको हम लोग। जैसे अगर हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो हमें फिर दोनों डिफरेंट लाइन की जरूरत पड़ती है, एक मेल फर्टाइल लाइन, एक मेल स्टेराइल लाइन। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम मेल स्टेरिलिटी को यूज करके हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का वर्क हम करें। तो हम क्रॉप वाइज में पर्टिकुलरली पैडी में एंड सनफ्लावर में जहां भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का वर्क होगा, वहां हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी का हम कैसे यूज करते हैं। तो ये कुछ पार्ट था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बिना इसके हम लोग आगे से प्रोडक्शन का वर्क नहीं देख सकते हैं। और हम नाउ आई एम ट्राइंग टू टेक अप फर्स्ट क्रॉप, दैट इज सीड प्रोडक्शन इन पैडी। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि 9 to 10 पैरामीटर्स जो कि सीड प्रोडक्शन के समय हमें रिक्वायरमेंट है। अब आप देखेंगे कि हर एक क्रॉप में जो भी हम क्रॉप डिस्कस कर रहे हैं, हर एक क्रॉप में आपको इनका इंपॉर्टेंस आपको पता चलने लगेगा। मैंने वहां नटसेल निकाल करके एक कंपाइल फॉर्म में आपको दिखाया है, लेकिन आपको हर एक क्रॉप में ये दिखेगा कि वही चीजें रिपीट हो रही हैं। जैसे अभी पैडी क्रॉप का मैंने टेकअप किया है, तो उसमें देखिए जो बोटानिकल नेम यू ऑल नो वेरी वेल, ओराइजा सटाइवा। देन क्रोमोसोम नंबर यू आप सभी जान रहे हैं 24 है। देन फैमिली जो है पोएसी है, जिसका अभी जो ग्रैमनी भी बोलते हैं। देन इन्फ्लोरेसेंस इज पैनिकल, यू नो वेरी वेल दैट इन्फ्लोरेसेंस उसमें पैनिकल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर आल्सो देयर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि फ्लोरल बायोलॉजी का सारा कंसेप्ट जो भी आपने स्टडी किया 10+2 में, या अभी अगर आप पढ़ रहे होंगे, तो फ्लोरल बायोलॉजी का मैक्सिमम कंसेप्ट यहाँ यूज होता है। जैसे कोरोला किस तरह का है, गाइनोसियम किस तरह का है, उसके जो ओवरी है वो सिंगल लॉक्यूल है, मल्टी लॉक्यूल है, किस तरह का ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी है, तो किस तरह का फ्लावर है, मे भी हो सकता है आपका जैगो मॉर्फिक फ्लावर है, मे भी हो सकता है जो है इस तरह का जो भी पैरामीटर्स हैं फ्लोरल बायोलॉजी में, ये आपको आइडिया होना चाहिए पर्टिकुलर जिस क्रॉप में हम काम कर रहे हैं।
देन जो पॉलिनेशन है वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, एज आई टोल्ड कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन का भी ये है कि इसमें बट इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी है बिलो 5%। तो जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं। तो उसमें आई थिंक कि ब्रीडिंग के कोर्स में ये बताया गया होगा कि जो आपका बिलो 5% अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेटेड में ही, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में ही काउंट करते हैं। ठीक है। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो मोर देन आपका 50% से अगर आपका क्रॉस पॉलिनेशन है तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन तो है ही। अगर ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है तो अगर 5 to 50% अगर क्रॉस पॉलिनेशन अगर किसी क्रॉप में और 5 to 50%, then it will be considered as a often cross pollinated crop. The example is sorghum, then pigeon pea. Okay. देन कम टू द पैनिकल इमर्जेंस। इसमें पैनिकल का जो इमर्जेंस, इसको हम लोग एंथेसिस बोलते हैं, फ्लावर जो ओपन होता है। पैनिकल का इमर्जेंस किस समय होता है? आप लोगों ने बूट लीफ पढ़ा होगा, बूट लीफ का कंसेप्ट पढ़ा होगा। बूट लीफ मतलब जैसे पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस निकलने से पहले जो लास्ट लीफ होता है, जिसमें से इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, जिसमें से फ्लावर निकलता है, वी आर कॉलिंग इट एज ए बूट लीफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बूट लीफ का ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अराउंड 50% ऑफ द फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेशन जो होता है वो अकेला बूट लीफ से ही होता है, इसलिए बूट लीफ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो जो पेनल्टीमेट जो लीफ होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस के जस्ट पेनल्टीमेट लीफ होता है, वी आर कॉलिंग इट एज ए बूट लीफ, आप जैसे भी समझे। एंड पैनिकल इमरजेंस मींस 4 to 5 days आफ्टर बूट लीफ इमरजेंस। जैसे ही बूट लीफ इमरजेंस हो जाता है, पूरी तरह जब वो डेवलप हो जाता है, तब उसमें पैनिकल का इमरजेंस शुरू होता है। ठीक है, इन केस ऑफ पैडी। देन कम टू द फ्लावर ओपनिंग पैटर्न। जो फ्लावर ओपनिंग पैटर्न है वो किस तरह का फ्लावर ओपनिंग पैटर्न है, इसको भी देखना जरूरी है। ठीक है। और ये आई थिंक जो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ एक तरह से, आई थिंक कि आपने जो फ्लोरल ये ब्रीडिंग के कोर्स में जो फ्लोरल बायोलॉजी और अदर मैकेनिज्म पढ़ा होगा, वही चीजें यहाँ भी है। आई एम जस्ट डूइंग द कंपाइलेशन and the repetition or revision of the same concept which you all read in the breeding courses. जो फ्लावर ओपनिंग पैटर्न है, टिप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस एंड प्रोसीड डाउनवर्ड। तो टिप से शुरू होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस में ये टिप से शुरू होता है और नीचे की तरफ जो है वो खुलता चला जाता है। अराउंड इसमें 200 से 250 फ्लोरेट्स होते हैं। और पैडी के केस में एक बहुत अच्छा चीज ये है कि इसमें सिंगल फ्रूट एंड सिंगल सीड है। जैसे अगर आप खीरा का अगर बीज लेंगे तो खीरा का बीज जो है एक फ्रूट में कई सारा बीज है। टमाटर का अगर आप फ्रूट लेते हैं तो एक टमाटर फ्रूट में कई सारा बीज है। लेकिन अगर आप पैडी का लेंगे, व्हीट का लेंगे, तो उसमें एक फ्रूट में एक ही सीड है, सिंगल सीडेड फ्रूट। ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो ओपनिंग है, ये जितना भी आपका जो फ्लोरेट दिख रहा है, वो सारा फ्लोरेट एक साथ ओपन नहीं होता। इसमें ओपनिंग पैटर्न होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है ओपन होना शुरू होता है। टिप ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस एंड प्रोसीड्स डाउनवर्ड्स। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ फ्लावरिंग इज 6 to 8 days। टाइम ऑफ एंथेसिस इज 7 to 10 am। मॉर्निंग में आपका 7 से 10 am तक इसका एंथेसिस का टाइमिंग है, फ्लावर ओपनिंग का टाइम है। ओके। एंड देन स्पेशलिटी विथ फ्लावरिंग, flower remains open for 10 minutes and afterwards it closes. Then antherdescence, either before or after flower opening, independent of spikelet opening। and temperature जो favorable होता है फ्लावरिंग के लिए 24 to 28 डिग्री सेल्सियस। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फ्लावरिंग के समय 70 से 80% होना चाहिए। एंड देन नाइट टेम्परेचर जो है वो आपका 8 to 10 डिग्री सेल्सियस। एंड देन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज 3 days। एंड pollen viability जो है वो 10 minutes। The question is then discussed again in the next class
वो वैसे क्रॉप में पॉसिबल है जहाँ पे कि आपका क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और हम जो है उसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हम सेल्फिंग कर रहे हैं, तो वहाँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन का चांसेस है। इन केस ऑफ क्रिस्टोगैमस फ्लावर ऑलरेडी जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसलिए वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन का चांस बहुत मीगर है, जनरली नहीं होता उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। इनब्रीडिंग डिप्रेशन तभी होगा जब वो मतलब से क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और आप उसे जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में उसी के पॉलन से उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं। इन केस ऑफ सिप मेटिंग और हाफ सिप मेटिंग और फुल सिप मेटिंग, उस केस में ही हो सकता है। ठीक है, अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, अगर हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन में ही अगर रखते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है। और मेज में जो हम इनब्रीड लाइन जो हम क्रॉसिंग के लिए रखते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, जो हम इनब्रीडिंग डेवलप करते हैं उसमें, तो इनब्रीडिंग में हमको उसको सेल्फिंग करना पड़ता है, तो मेज में आपको जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखेगा, उसका विगर जो है प्लांट का आपको हर जनरेशन में घटता चला जाएगा। इवन कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वो उसमें हाइट जो है वो हर एक जनरेशन में घटता चला जाता है। दिस शोज दैट कि उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब आप उससे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जब उसको क्रॉसिंग कर लेंगे दूसरे लाइन से, तो वो फिर इस तरह का चीज नहीं रह जाएगा, सारा का सारा रिजम्पशन हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा।